गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू स्टूडेंट्स। आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ जो हमारे नए स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बीएससी फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है इस वर्ष और फर्स्ट सेमेस्टर कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं। वो उनके लिए मैं जूलॉजी का सिलेबस आज डिस्कस करूँगा कि इस कोर्स को कैसे पूरा करना है, क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है और इस कोर्स को करने के बाद आपको कौन सा सर्टिफिकेट मिलने वाला है। तो जूलॉजी सिलेबस की जहाँ तक बात है, इस कोर्स का टाइटल रखा गया है साइटोलॉजी, जेनेटिक्स एंड इन्फेक्शियस डिजीजेस। किसी यूनिवर्सिटी में इन्फेक्शियस डिजीज़ेस की जगह इम्यून सिस्टम रखा हुआ है। बाकी ये सारा कोर्स जहाँ तक साइटोलॉजी जेनेटिक्स की बात है लगभग पूरे यूपी में हर यूनिवर्सिटी में सेम है। कहीं कहीं पे इन्फेक्शियस डिजीज़ेस का कोर्स इंडक्ट किया गया है और कहीं कहीं पे इसकी जगह इम्यून सिस्टम रखा गया है। तो टाइटल साइटोलॉजी जेनेटिक्स एंड इन्फेक्शियस डिजीज़ेस पूर्वांचल में चल रहा है। इसी के साथ सोहेल देव यूनिवर्सिटी में भी चल रहा है यही चीज़। अवध में भी प्रोबेबली यही कोर्स ऑपरेट कर रहा है। ये बीएससी फर्स्ट ईयर पहले पूरे 1 साल का कोर्स हुआ करता था। अब इसको 2 सेमेस्टर में एनईपी में न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो सरकार की तरफ से आई है उसको 2 सेमेस्टर में डिवाइड कर दिया गया है। पहले 6 महीने में आपको फर्स्ट सेमेस्टर का कोर्स कंप्लीट करना है, दूसरे 6 मंथ में आपको सेकंड सेमेस्टर का कोर्स पूरा करना है और इसको हम बोलते हैं सेम 1। अब बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर टर्म पुराने पढ़ चुके हैं। अब आप जब बीएससी कोर्स कंडक्ट करेंगे तो इसमें अब आपको सेम 1, सेम 2, सेम 3, सेम 4, सेम 5, सेम 6 एमएससी करेंगे तो वहाँ एमएससी प्रीवियस ना हो करके अब सेमेस्टर 7th हो जाएगा, सेमेस्टर 8th, सेमेस्टर 9th, सेमेस्टर 10th। इस तरीके से डिफरेंट सेमेस्टर्स में अब डिवाइड कर दिया गया है और पूरे कोर्स को इंटीग्रेट कर दिया गया है बीएससी से एमएससी तक। एक और खासियत है कि इसमें हर वर्ष पूरा करने के बाद, जैसे बीएससी फर्स्ट ईयर का यदि आपने सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 पूरा कर लिया तो आप कुछ समय के लिए आप चाहें तो बीएससी को छोड़ करके आप कुछ और कार्य कर सकते हैं, कोई दूसरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं और फिर कुछ समय बाद आकर के री एडमिशन ले सकते हैं। तो जब आप फर्स्ट ईयर पूरा कर लेंगे मीन्स कि सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 दोनों पूरा कर लेंगे तो आपको अब एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। उस सर्टिफिकेट का नाम है सर्टिफिकेट कोर्स इन मेडिकल डायग्नोस्टिक्स एंड पब्लिक हेल्थ। इसी तरीके से आप जब सेकंड ईयर पूरा करेंगे तो वहाँ पे एक दूसरा डिप्लोमा कोर्स की सर्टिफिकेट दिया जाएगा और जब आप पूरे 3 साल पूरा कर लेंगे तो बीएससी की डिग्री दी जाएगी, 3 ईयर डिग्री दी जाएगी। कहने का मतलब ये है कि पहले जब तक आप पूरे 3 साल की बीएससी नहीं कर लेते थे तब तक उस कोर्स को इनकम्प्लीट माना जाता था। अब आप सिर्फ 1 ईयर कंप्लीट कर लेंगे मीन्स सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 पूरा कर लेंगे तो आपका ये मेहनत खाली नहीं जाएगी, बल्कि एक आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा जिसका नाम रखा गया है सर्टिफिकेट कोर्स इन मेडिकल डायग्नोस्टिक्स एंड पब्लिक हेल्थ। ये सिलेबस भी उसी के अकॉर्डिंगली डिज़ाइन किया गया है जिससे कि आप मेडिकल डायग्नोस्टिक मीन्स जैसे पैथोलॉजी वगैरह में जा कर के आप डिफरेंट टाइप्स के ब्लड टेस्ट कराते हैं, टिश्यू स्टडी कराते हैं, कई प्रकार के टेस्ट आप सभी लोग जानते हैं कि इन पैथोलॉजी सेंटर्स में डॉक्टर पहले उस टेस्ट को लिखता है, फिर पैथोलॉजी सेंटर में जा कर के आप ब्लड सैंपल देते हैं, यूरिन सैंपल देते हैं या स्टूल टेस्ट के लिए देते हैं या किसी टेस्ट को टिश्यू को टेस्ट करना है तो उसके अकॉर्डिंगली सैंपल कलेक्ट किया जाता है,
फिर उसको टेस्ट किया जाता है। तो वो सारी चीज़ें लगभग आपको यहाँ पे इस कोर्स में इंक्लूड की गई हैं। पब्लिक हेल्थ आपको पता है कि सबसे ज़्यादा यदि कोई चीज़ इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए तो वो हमारा हेल्थ है। तो यहाँ पे पब्लिक हेल्थ के बारे में बात की जाएगी कि कैसे पब्लिक हेल्थ को इस कोर्स के द्वारा आप बेनिफिट फ़ायदा पहुँचा सकते हैं। तो ये तो हुआ कि ये कोर्स यदि 1 साल कंप्लीट करते हैं तो आपको ये सर्टिफिकेट मिल जाएगा। कुछ समय के लिए आप इस बीएससी प्रोग्राम से अलग हट सकते हैं और फिर आकर के रीएडमिशन ले सकते हैं। जहाँ तक नंबर की बात है, ये टोटल पेपर आपका 100 मार्क्स का होगा। 100 मार्क्स में से 75 मार्क्स तो ये चीज़ यूनिवर्सिटी के द्वारा एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाएगा। इसका यूनिवर्सिटी अपना पेपर सेट करेगी और आपको एक एग्जामिनेशन जैसे रेगुलर तरीके से आप एग्ज़ाम देते आए हैं उस तरीके से आपको एग्जामिनेशन देना होगा। 25 मार्क्स जो ये पहले लिखा हुआ है इसका एग्जामिनेशन खुद डिपार्टमेंट के द्वारा कंडक्ट किया जाएगा और इसमें इस 25 नंबर में आपको डिफरेंट पार्ट्स में ये डिवाइडेड है। प्रोबेबली 10 नंबर का 10 या 15 नंबर का आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा जिसको हम मिड टर्म एग्जामिनेशन बोलेंगे। 5 नंबर आपके अटेंडेंस पे जाएंगे और 5 नंबर आपको असाइनमेंट पूरा करना होगा। मतलब कि कोई टॉपिक आपको दे दिया जाएगा, जैसे सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन दे दिया गया या इन्फेक्शियस डिजीज़ के बारे में आपको लिख के लाना होगा या कोई भी मॉडल आप बना करके लाएंगे उसको प्रेजेंट करेंगे, उस पर आपका वाइवा होगा। तो 25 मार्क्स ये डिपार्टमेंट के हाथ में है और 75 मार्क्स यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम के द्वारा ये फाइनल किया जाएगा और टोटल मिला करके हुआ 100 मार्क्स। ये पूरा कोर्स आपका अब चूँकि आपको क्रेडिट सिस्टम आ गया है, क्रेडिट मीन्स हर कोर्स को कंप्लीट करने के लिए कुछ क्रेडिट्स रखे गए हैं। तो ये जो फर्स्ट सेमेस्टर का बीएससी फर्स्ट ईयर का जूलॉजी का एक पेपर है, एकमात्र पेपर है और इसके अलावा जूलॉजी में कोई दूसरा पेपर नहीं है। ये टोटल 4 क्रेडिट्स यदि आप सक्सेसफुली पूरा कर लेते हैं तो आपको 4 क्रेडिट्स मिलेंगे। इसके लिए 4 क्रेडिट आपको अवार्ड किए जाएंगे। तो इस तरीके से हर पेपर के लिए बॉटनी, केमिस्ट्री या जो भी सब्जेक्ट्स आपने लिए हैं, हिस्ट्री लिया है, जो भी लिया है उसके अकॉर्डिंगली आपको क्रेडिट अलॉट किए जाएंगे और वो ऑलरेडी आपके सिलेबस में मेंशन्ड है कि कौन सा कोर्स कितने क्रेडिट का है। अब हम आते हैं ये समरी बताने के बाद कि इस साइटोलॉजी, जेनेटिक्स और इन्फेक्शियस डिजीज़ में आपको पढ़ना क्या क्या है। तो इस पूरे पेपर को 8 यूनिट्स में डिवाइड किया गया है, 8 यूनिट्स में। 8 यूनिट, एक पेपर एक है लेकिन इसको छोटे छोटे डिफरेंट पार्ट्स 8 यूनिट्स में डिवाइड किए गए हैं और इन 8 यूनिट्स में कुछ टॉपिक्स मेंशन्ड हैं जिसके बारे में आपको पढ़ना होगा। मैं उन टॉपिक सिलेबस तो मैं आशा करता हूं कि आप सबके पास पहुंच चुका होगा और जहां तक बात है कि कैसे इस कोर्स को पूरा किया जाए और क्या, थोड़ी सी मैं समरी आपको बताना चाहता हूं। तो जो फर्स्ट यूनिट है उसमें आपको पढ़ना है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स। यूनिट 1 इसमें आपको स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स पढ़ना है और ये टोटल 6 आवर्स में पूरे किए जाएंगे। मीन्स इसके लगभग 6 लेक्चर इसके लिए अलॉट किए गए हैं और इसमें आपको पढ़ना है सबसे पहले तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आपको पता है कि हर सेल के चारों तरफ एक बाउंड्री वॉल प्रेजेंट होती है और इसका नाम है
प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मैं शार्ट में लिख रहा हूँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है सेल के लिए। जैसे घर के लिए आपके घर के चारों तरफ एक वॉल होती है, यदि ये वॉल ना रहे तो आप घर में क्या कर रहे हैं, कोई भी सड़क चलते राह चलते आपको दिखता रहेगा, और कोई भी एंट्री, कुत्ता बिल्ली जितने भी जानवर हैं उनके लिए भी ये एंट्री एग्ज़िट करना बहुत आराम हो जाएगा। और यदि कोई इविल फोर्स है, चोर है या जो कुछ भी है, उसके लिए तो फिर खुला मैदान है। तो जैसे घर के लिए दीवारें इम्पॉर्टेंट है, उसी तरीके से हमारे बॉडी को जो सेल्स बनाती हैं उन सेल्स के लिए ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। इसलिए इसका स्ट्रक्चर, इसका फंक्शन समझना अति आवश्यक है, तभी हम अपने शरीर को समझ पाएंगे, तभी हम अपनी लाइफ को समझ पाएंगे कि क्यों कोई चीज़ें सेल के अंदर जा सकती हैं, कैसे कोई चीज़ सेल के अंदर बाहर आ सकती है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो सेल के अंदर नहीं जाने दी जाती हैं क्योंकि वो सेल के लिए ख़तरनाक हो सकती हैं, टॉक्सिक हो सकती हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो सेल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे अमीनो एसिड्स है, प्रोटीन्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, उनको सेल के बाहर नहीं हम जाने दे सकते हैं क्योंकि सेल की बिल्डिंग के लिए अति आवश्यक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का केमिकल स्ट्रक्चर आपको मेनली पढ़ना है। मीन्स केमिकली ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस चीज़ का बना हुआ है, डिटेल में आप पढ़ेंगे। मेनली ये लिपिड्स में फॉस्फोलिपिड्स, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट, बहुत थोड़े अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट्स का बना हुआ है। इसी में एक दूसरा टॉपिक है कि सेल सेल इंटरेक्शन। सेल सेल इंटरेक्शन मीन्स आपको पता है कि हमारा पूरी बॉडी या किसी भी ऑर्गेनिज्म, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की पूरी बॉडी ढेर सारे सेल्स, मिलियंस ऑफ सेल्स से मिलकर के बना हुआ है। तो ये जो सेल्स एक दूसरे के पास पास होते हैं, अब यहाँ पे ढेर सारे सेल्स होंगे एक जगह जो कि एक टिश्यू बनाएंगे। इस तरीके से लाखों करोड़ों सेल्स एक दूसरे से जुटे रहते हैं। अब जब ये जुटे हुए हैं तो क्यों एक दूसरे के पास जुटे हुए हैं, कैसे जुटे हुए हैं, इन दोनों के बीच क्या रिलेशनशिप है। जैसे इस सेल और इस सेल के बीच यदि कोई संबंध है तो वो संबंध कैसे बनता है, किस बेसिस पे इस्टेब्लिश किया जाता है, कैसे ये दो सेल्स, जैसे हमारा लंग है वो एक साथ ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालता है, तो ये कैसे संभव है कि सारे के सारे लंग सेल्स एक साथ काम करने लगते हैं। जैसे मसल सेल्स हैं, जब हम चलते हैं तो पूरी की पूरी मसल काम करना शुरू करती है। तो इन मसल सेल्स के बीच आपस में किस प्रकार का इंटरेक्शन होता है, कैसे ये एक दूसरे को कम्युनिकेट करते हैं, तो इस रिलेशनशिप को हम बोलते हैं सेल सेल इंटरेक्शन। इसमें आपको पढ़ना है सेल एडहेजन मॉलिक्यूल्स। मीन्स ये एक दूसरे सेल्स के बीच जो रिलेशनशिप इस्टेब्लिश होता है उसका कम्युनिकेशन कैसे होता है, इसके लिए ढेर सारे मॉलिक्यूल्स रिस्पॉन्सिबल है। जैसे एडहेरिन्स है और इंटीग्रीन्स है, सेलेक्टिन्स है, ये मॉलिक्यूल्स हैं कुछ जो कि सेल एक दूसरे के बीच कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करते हैं, रिलेशनशिप, संबंध बनाने में भूमिका निभाते हैं। इसलिए इन मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ना है। सेलुलर जंक्शंस, ये मॉलिक्यूल्स एक सेल से दूसरी सेल में कैसे जाते हैं या कम्युनिकेशन कैसे इस्टेब्लिश करते हैं, तो ये कुछ जंक्शंस सेल्स के बीच प्रेजेंट होते हैं। जैसे मैं बताऊं कि जहाँ पे दो सेल्स इंटरेक्ट कर रहे हैं हेयर, तो यहाँ पर कुछ जंक्शंस प्रेजेंट होंगे, यहाँ पे कुछ दूसरे प्रकार के जंक्शंस प्रेजेंट होंगे और ये इन जंक्शंस को हम अलग अलग नामों के द्वारा जानते हैं। ये चौथे प्रकार का जंक्शन हो गया। जैसे गैप जंक्शन है, टाइट जंक्शन है, डेस्मोजोम्स है जिसके बारे में ऑलरेडी आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होगी। तो ये डिफरेंट टाइप्स के जंक्शंस हैं, इनके अलग अलग काम हैं, इनके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। देन एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, पहली बात तो एंडोमेम्ब्रेन इसका नाम इसलिए है क्योंकि एक आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन है जिसका नाम मैंने आपको बताया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके बाद सेल के अंदर बहुत सारे यूकैरियोटिक सेल्स में सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, उनके अपने, जैसे न्यूक्लियस ही है,
सेंटर में एक न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के चारों तरफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा कुछ इस तरीके से, फिर माइटोकॉन्ड्रिया होगा, गोल्जी कॉम्प्लेक्स होगा यहाँ पर कहीं, इन आपस में ऑर्गेनेल्स में कुछ रिलेशनशिप डेवलप होते हैं, लाइजोसोम्स होगा, इन सब में आपस में एक संबंध स्थापित होता है और यहाँ पे कोई चीज़, कोई इंफॉर्मेशन आई, उसकी जैसे प्रोटीन की सिंथेसिस हुई ओवर द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सिंथेसिस होने के बाद एक ट्यूब्यूल से दूसरे ट्यूब्यूल में होता हुआ गोल्जी कॉम्प्लेक्स में पहुंचेगा, गोल्जी कॉम्प्लेक्स से लाइसोसोम में पहुंचाया जाएगा, और लाइसोसोम से यदि सेल के अंदर इस्तेमाल होना है तो ये सेल के अंदर यूज़ हो जाएगा, और नहीं तो सेल के बाहर जाना है तो सेल के बाहर चला जाएगा। तो इस पूरे सिस्टम को हम बोलते हैं एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। इसमें इन सारे ऑर्गेनेल्स के बारे में आपको पढ़ना है। फिर इसमें टॉपिक जो दिए गए हैं, प्रोटीन टारगेटिंग। जैसा मैंने आपको बताया कि प्रोटीन के लिए डीएनए से आरएनए के फॉर्म, मैसेंजर आरएनए के फॉर्म में साइटोप्लाज्म में मैसेज आएगा, फिर ये मैसेंजर आरएनए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर नहीं बल्कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जाके अटैच हो जाएगा, प्रोटीन की सिंथेसिस होगी, सिंथेसिस होने के बाद ये प्रोटीन कहाँ यूज़ होने जा रहा है। जैसे कोई एंजाइम है तो जाकर के एलिमेंट्री कैनाल के में इस्तेमाल होगा, यदि कोई दूसरा प्रोटीन है जो सेल के अंदर ही, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर यूटिलाइज होने जा रहा है तो माइटोकॉन्ड्रिया को ट्रांसफ़र किया जाएगा, क्लोरोप्लास्ट के अंदर यूटिलाइज होने जा रहा है तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर यूटिलाइज होगा, या राइबोसोम बनाने के लिए इस्तेमाल होने जा रहा है तो राइबोसोम बनाने में इस्तेमाल होगा। तो इस तरीके से हर प्रोटीन का एक डिजिग्नेटेड एड्रेस होता है, मींस उसके लिए, जैसे आप लेटर कहीं भेजते हैं बाहर, सपोज आप यहाँ से आपने कानपुर लेटर भेजा, तो अब ये लेटर कई पोस्ट ऑफिस और रेलवे स्टेशंस होता हुआ उस घर तक पहुँचेगा जहाँ का एड्रेस लिखा हुआ है। इस मैकेनिज़्म को कि प्रोटीन की सिंथेसिस हुई और उसको कहाँ यूटिलाइज होना है, एलिमेंट्री कैनाल में यूटिलाइज होना है कि माइटोकॉन्ड्रिया में यूटिलाइज होना है कि राइबोसोम बनाने में यूटिलाइज होना है, इसको हम बोलते हैं प्रोटीन टारगेटिंग। और सार्टिंग मीन्स उन प्रोटीन को पहले छांटना पड़ता है, क्योंकि एक साथ बहुत सारे प्रोटीन्स की सिंथेसिस सेल के अंदर हो जाती है, उनको पहले सेलेक्ट किया जाता है कि किसको सेल के बाहर जाना है, किसको सेल के अंदर जाना है। जैसे लेटर है पोस्ट ऑफिस में, पहले ये तय किया जाता है कि वो किस उसी शहर में डिस्ट्रीब्यूट होना है या किसी और दूसरे शहर में जाना है या किसी दूसरे स्टेट में जाना है। इस मैकेनिज़्म को हम बोलते हैं सार्टिंग। तो प्रोटीन की भी एक सार्टिंग की जाती है कि वो सेल के अंदर इस्तेमाल होना है या सेल के बाहर इस्तेमाल होना है, और फिर उसके अकॉर्डिंगली उसको तय किया जाता है। इसमें एक और टॉपिक है एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस उस प्रोसेस को कहते हैं जिसमें कोई चीज़ सेल के बाहर से सेल के अंदर एंट्री करती है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। और जब कोई चीज़ सेल के बाहर जाती है तो उसको हम बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस। इसके बारे में डिटेल में आप लोग पढ़ेंगे। इसी के साथ आपको कुछ नेशनल और इंटरनेशनल बायोलॉजिस्ट के बारे में भी आपको जानकारी रखनी है, जो कि एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। इसके नाम नहीं दिए हुए, लेकिन उद्देश्य ये है कि आप कुछ साइंटिस्ट के बारे में भी, अपने देश के और विदेश के साइंटिस्ट के बारे में भी जानें। यूनिट 2 है यूनिट 2, ये भी 6 आवर्स के इसके क्लास है, मीन्स 6 घंटे में, 6 पीरियड में इसको पूरा करना है। और इसका नाम है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स 2। वो फर्स्ट था, अब ये सेकंड है। और इसमें आपको पढ़ना है साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन एक थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट है। नया कॉन्सेप्ट मीन्स जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हो गई तब इसके प्रेजेंस के बारे में पता लगा। नॉर्मली तो हम जानते थे कि सेल के चारों तरफ एक बाउंड्री वॉल होती है जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, और सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है, और ये सेल का कोई शेप
वगैरह डिफाइंड नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी के बाद पता लगा कि नहीं, सेल में भी एक, जैसे हमारे बॉडी में स्केलेटन सिस्टम प्रेजेंट है, हड्डियां प्रेजेंट हैं जिसकी वजह से हम सीधे खड़े हो सकते हैं या ताकत लगा सकते हैं, उसी तरीके से सेल के अंदर भी एक स्केलेटन प्रेजेंट होता है और ये चारों तरफ फैला रहता है जो कि सेल को सपोर्ट करता है। और इस स्केलेटन को हम बोलते हैं साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन और पूरे सेल साइटोप्लाज्म में ये फैला रहता है। तो ये साइटोस्केलेटन कई प्रकार के होते हैं, जैसे माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, ऑन द बेसिस ऑफ किस तरीके के प्रोटीन से ये मिलकर के बना है, इसकी थिकनेस क्या है और इसके काम क्या है। इसीलिए मैं 2 कलर से आपको बना दिया। ये 3 टाइप्स के, या और भी कुछ छोटे छोटे माइन्यूट अमाउंट में कुछ दूसरे प्रकार के होते हैं, लेकिन मेनली इन साइटो एलिमेंट्स के बारे में आपको पढ़ना है, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। फिर यहाँ आपको बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया, इस यूनिट में आपको माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ना है, जिसको हम बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। मीन्स कि हमारे बॉडी में जितनी भी एनर्जी यूटिलाइज होती है, चाहे वो चलने में, चाहे वो सांस लेने में, चाहे वो सोचने में, याद करने में, खाना खाने में, बात करने में, कहीं भी हमारे बॉडी में जहाँ भी एनर्जी का यूटिलाइजेशन हो रहा है, वो एनर्जी कहाँ प्रोड्यूस की जाती है, इन दिस माइटोकॉन्ड्रिया। इसके बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है। फिर पेरोक्सिसोम और राइबोसोम, जैसा अभी मैं बार बार नाम ले रहा था, राइबोसोम्स जनरली या तो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होंगे, जिनको फ्री राइबोसोम्स बोलते हैं, या ओवर द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये प्रेजेंट होते हैं, इनको हम बाउंड राइबोसोम्स बोलते हैं। दोनों का एक ही काम है, टू सिंथेसाइज प्रोटीन्स, और ये प्रोटीन्स बनने के बाद डिफरेंट बॉडी के पार्ट्स में यूटिलाइज होते हैं, चाहे वो एंजाइम की तरह, चाहे वो किसी चीज़ को मेम्ब्रेन बनाने के लिए या ऑर्गेनेल बनाने के लिए, या आपकी बॉडी कि मसल्स बनाने के लिए, एवरीवेयर दीज प्रोटीन्स आर यूटिलाइज्ड। तो ये, और पेरोक्सिसोम्स भी लाइसोसोम्स की तरह से थोड़े और छोटे वैक्यूल्स होते हैं, जिनमें कि एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, और पेरोक्साइडेज एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए उस ऑर्गेनेल का नाम पेरोक्सिसोम है। ये भी साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। 3rd यूनिट है ये 8 लेक्चर का है, मीन्स 8 पीरियड्स में ये कंप्लीट होना है, और इसका मेन हेडिंग है न्यूक्लियस एंड क्रोमेटिन स्ट्रक्चर। न्यूक्लियस किसको बोलते हैं, दिस जो सेंटर में प्लेस्ड स्ट्रक्चर है सर्कुलर, वो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, 2 प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ये घिरा होता है, डबल लेयर्ड होता है। जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो सिंगल लेयर्ड होता है, लेकिन यहाँ पे 2 लेयर्स ऑफ मेम्ब्रेन्स आर प्रेजेंट, 2 लेयर्स ऑफ मेम्ब्रेन्स आर प्रेजेंट। तो इस स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है। न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर आपको जानना है, और ये क्या क्या कार्य करता है। कार्य में आपको पता है कि इसमें बॉडी का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ प्रेजेंट होता है, दैट इज़ DNA, क्रोमोजोम्स। ये न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो काम आपको पता है, लेकिन इसके बारे में डिटेल में आपको पढ़ना है कि ये कैसे बना होता है, कैसे साइटोप्लाज्म से कम्युनिकेट करता है, मीन्स बात करता है, और इसमें जो चीज़ें प्रेजेंट हैं वो मेनली न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है, उसके क्या क्या फंक्शंस हैं। फिर केमिकल स्ट्रक्चर एंड बेस कंपोजिशन ऑफ DNA एंड RNA। DNA आपको अच्छी तरीके से पता है कि डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, और ये डबल स्ट्रैंडेड होता है, 2 स्ट्रैंड्स इसके होते हैं, 2 धागे इसमें प्रेजेंट होते हैं, और ये इसका फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, और ये मिल करके आपका क्रोमोसोम बनाता है। तो DNA इज द जेनेटिक मटेरियल। RNA ऐसे ही राइबोज न्यूक्लिक एसिड के बारे में आप पढ़ना है। राइबोज न्यूक्लिक एसिड सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, केवल एक धागा इसमें होता है, उसको हम RNA बोलते हैं। दिस इज RNA एंड दिस इज DNA।
तो इन दोनों के बारे में पढ़ना है, इस वजह से कि दीज आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे सर्वाइवल के लिए। इसमें किसी भी प्रकार की एक भी गलती यदि हो गई तो आप नॉर्मल ह्यूमन बींग्स नहीं रह पाएंगे। फिर आपको डीएनए सुपर कॉइलिंग के बारे में पढ़ना है। डीएनए सुपर कॉइलिंग मीन्स ये जो आपको डबल स्ट्रैंडेड डीएनए सिंपल सा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये जब क्रोमोसोम के फॉर्म में आता है, क्रोमोसोम, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। और ये डीएनए कैसे इस क्रोमोसोम में कन्वर्ट होता है, मीन्स कैसे इसकी कॉइलिंग होती है। जैसे आप यदि रस्सी को ध्यान से देखें तो उसमें पतले 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 ढेर सारे धागे होते हैं, उन ढेर सारे धागों से वो एक मोटी रस्सी बनती है। अब इसी प्रकार से इस डीएनए से ये कैसे मोटा स्ट्रक्चर बनता है, या मोटी रस्सी आप कह लें या क्रोमोसोम कह लें, ये कैसे बनता है। तो ये इस प्रकार बनता है कि इस डीएनए की ढेर सारी कॉइलिंग होती है और उसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉइलिंग का नाम है सुपर कॉइलिंग। तो वो कैसे बनता है उसके बारे में पढ़ना है। क्रोमैटिन ऑर्गेनाइजेशन, अगेन वही कि कैसे ये क्रोमैटिन क्रोमोसोम बना डीएनए से। फिर स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर क्या होता है कि जैसे यहाँ पे सेंट्रोमियर होता है, एंड को हम टेलोमियर बोलते हैं, इस पूरे एक धागे को हम क्रोमैटिड बोलते हैं। तो कई सारे नाम हैं इनके, कई सारे स्थितियों में जब सेल डिवीजन के समय अलग अलग इसकी पोजीशन होती है, या जब डीएनए की सिंथेसिस होती रहती है, रिप्लिकेशन प्रोसेस होता रहता है उस समय। टाइप्स ऑफ डीएनए एंड आरएनए, डीएनए कितने प्रकार के होते हैं, जैसे बी डीएनए है, जेड डीएनए है, ए डीएनए है। इसी तरीके से आरएनए के टाइप्स पढ़ना है। मैसेंजर आरएनए है, एमआरएनए जिसको आप बोलते हैं, हेटेरोजीनियस आरएनए है, एचएनआरएनए है, आरआरएनए है, राइबोसोमल आरएनए है, टीआरएनए है। तो बहुत सारे आरएनए के टाइप्स हैं, इनके बारे में आपको समझना है कि क्यों नाम पड़ा और इनके काम क्या हैं। अब यूनिट 4 पर आते हैं हम। यूनिट 4, ये यूनिट 4 भी 8 लेक्चर का है, 8 घंटे में 8 पीरियड में पूरे होने हैं। एट आवर्स। और इसका टाइटल है सेल साइकिल, सेल डिवीजन एंड सेल सिग्नलिंग। इसके बारे में थोड़ी सी आपको आइडिया होगी क्योंकि सेल डिवीजन आप काफ़ी शुरुआती दिनों से पढ़ते रहते हैं। सेल साइकिल तो उसको कहते हैं कि पूरी सेल की लाइफ, जहाँ से वो उत्पन्न हुआ और फिर जैसे डिवाइड हुआ और फिर वापस ओरिजिनल पोजीशन पे आया, तो उसको हम बोलते हैं, पूरे साइकिल को बोलते हैं सेल साइकिल। उसमें एक सेल डिवीजन एक फेज आता है और सेल सिग्नलिंग, और इस डिफरेंट फेजेस से जब सेल गुजरता है तो ये कैसे तय होता है कि कब इसको डिवीजन फेज में जाना है, कब इसको ग्रोथ फेज में जाना है, कब इसको इंटरफेज में जाना है। तो ये इसको डिसाइड करने के लिए कुछ सिग्नल मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि ये तय करते हैं कि सेल को डिवाइड होना है या नहीं होना है। सेल डिवीजन में ऑलरेडी आप जानते हैं कि यूकैरियोटिक सेल्स माइटोसिस की तरह की वजह से या तो डिवाइड करती हैं या मियोसिस की तरह से डिवीजन होता है इनके अंदर। सेल साइकिल एंड इट्स रेगुलेशंस, जैसे मैंने आपको बताया कि अब ये डिवीजन प्रोसेस कैसे रेगुलेट होता है, कब सेल प्रोफेज में गया, कब मेटाफेज में गया, कब एनाफेज में गया, कब टेलोफेज में गया, कब इंटरफेज में गया। इसको रेगुलेट करने वाले जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बारे में थोड़ा पढ़ना है। एपोप्टोसिस, एक ही एकदम नया टॉपिक आपके लिए आया है। एपोप्टोसिस मीन्स सेल डेथ, प्रोग्राम्ड सेल डेथ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है हमारे सर्वाइवल के लिए। मीन्स कि हर सेल की एक लाइफ तय है कि इतने समय तक ये जिंदा रहेगा। जैसे ब्लड सेल्स के बारे में आपको पता है कि ब्लड सेल्स आरबीसी एक पर्टिकुलर समय तक आपके ब्लड में रहते हैं, उसके बाद ऑटोमेटिकली इनकी डेथ हो जाती है। तो अब ये डेथ प्रोसेस कैसे तय होता है,
क्या मैकेनिज्म है। यदि ये पहले आरबीसी की डेड होने लगेगी तब क्या हो जाएगा, बहुत दिनों तक ये सर्वाइव करेगा तब क्या होगा। इसी तरीके से बॉडी के जितने सेल्स हैं सबका एक फिक्स टाइमलाइन है, उसी के अनुसार वो काम करता है, मल्टीप्लाई करता है और फिर ख़त्म हो जाता है। और यदि इस प्रोसेस में किसी प्रकार का एबनॉर्मेलिटी आ गई तो आपको पता है कि कौन सी डिजीज़ हो सकती है। उस डिजीज़ का नाम है कैंसर, जो कि कोई अपने आप को इतना भयानक डिजीज़ है कि इसके बारे में कोई सोचना भी नहीं चाहता। तो यदि सेल डेथ नहीं हो रही है तो इट मे कन्वर्ट टू कैंसर, और यदि नॉर्मली यदि डेथ होते जा रही हैं तो वो मैकेनिज्म क्या है जो तय करता है, उसके बारे में आपको पढ़ना है। और उस टॉपिक का नाम है एपोप्टोसिस। सिग्नल ट्रांसडक्शन। सिग्नल ट्रांसडक्शन मीन्स जो ये सारे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स हैं, मीन्स एपोप्टोसिस होना है कि नहीं होना है, होना है तो कब होना है, सेल डिवीजन होना है कि नहीं होना है। बहुत सारे सेल्स नहीं डिवाइड करते हैं, जैसे नर्व सेल्स हैं। तो और ये कब होना है, यदि सेल डिवीजन होना है तो कब होना है, और यदि होना है तो वो किस प्रकार से डिवाइड होने जा रहा है, माइटोसिस के थ्रू डिवीजन होने जा रहा है या मियोसिस के थ्रू सेल डिवीजन होने जा रहा है। तो ये सारे ही कुछ सेल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स के द्वारा तय किया जाता है, तो उनके बारे में पढ़ना है। तो इंट्रासेलुलर सेलुलर सिग्नलिंग एंड सेल सरफेस रिसेप्टर्स। सरफेस पे, सेल के सरफेस पे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स तो एक चीज़ है कि वो बाहर से आएगा इसको प्रभावित करने के लिए, लेकिन यदि इस पे कोई रिसेप्टर होगा तब तो सिग्नल मॉलिक्यूल रिसीव करेगा। जैसे यदि मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ कैसे, मुंह से, आप सुन कैसे रहे हैं, कान से, फिर दिमाग में वो मैसेज जा कर के एनालिसिस हो रही है। लेकिन यदि कोई चमगादड़ बोल रहा है, आप सुन सकते हैं? नहीं सुन सकते। क्यों नहीं सुन सकते? क्योंकि उसके लिए आपके कान में रिसेप्टर्स नहीं है। अल्ट्रासोनिक वेव्स वो रिलीज़ करता है, वो रिसेप्टर्स नहीं है। तो या अंधा है कोई, वो देख सकता है? नहीं देख सकता, क्योंकि उसके लिए उसके पास रिसेप्टर्स नहीं, रॉड और कोन्स नहीं है कि वो रिसीव कर सके उन सिग्नल मॉलिक्यूल्स को जो फोटो आ रही है। तो इस तरीके से यदि सिग्नल मॉलिक्यूल किसी ऑर्गन को, किसी सेल को इफेक्ट करने जा रहे हैं तो उस सेल में रिसेप्टर्स भी होने चाहिए उस पर्टिकुलर सिग्नल को समझने के लिए। तो इन सारे रिलेशनशिप्स को आप इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे, इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग एंड सेल सरफेस रिसेप्टर्स। सेल सरफेस रिसेप्टर्स इसलिए कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। जी प्रोटीन लिंक्ड रिसेप्टर्स कुछ होते हैं, कुछ जैक्स स्टैट पाथवे, ये एक मैकेनिज्म है सिग्नलिंग का, उसके बारे में आपको पढ़ना है। नेक्स्ट यूनिट है जिसका नाम है यूनिट 5th, यूनिट 5, और यह भी 8 आवर्स के हैं, मीन्स 8 पीरियड में पूरा होगा। और इसके मेन टॉपिक्स हैं मेंडलिज्म एंड सेक्स डिटर्मिनेशन, मीन्स जो मेंडल्स लॉ वगैरह थोड़ी बहुत आपको आइडिया है उसके बारे में आपको पढ़ना है। इसमें मेन टॉपिक्स हैं बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ हेरिडिटी, मेंडल्स लॉज के बारे में पढ़ना है, डाईहाइब्रिड, मोनोहाइब्रिड, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है, बैक क्रॉस, टेस्ट क्रॉस, इन सारी चीज़ों के बारे में, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाईहाइब्रिड क्रॉस, कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस। आपको पता है कभी कभी कंप्लीट डोमिनेंस रिजल्ट आता है और कभी कभी जैसे आपका वो 4 o'clock प्लांट है मिराबेलिस जलापा, जिसमें कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो करता है। पेनिट्रेंस एंड एक्सप्रेसिविटी मीन्स कोई चीज़ कहाँ तक वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है, कोई जीन। जेनिक सेक्स डिटरमाइनिंग सिस्टम्स, ये मेनली ड्रोसोफिला में प्रेजेंट होता है कि नंबर ऑफ जीन से ये तय किया जाता है कि वो मेल होगा, फीमेल होगा या इंटरसेक्स होगा या गायनेंडोमॉर्फ होगा। ये कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। जैसे ह्यूमन बींग्स की यदि हम बात करें तो प्रेजेंस ऑफ एक्स और वाई क्रोमोजोम्स डिसाइड कि वो मेल होगा कि फीमेल होगा। यदि 2 एक्स क्रोमोजोम है तो फीमेल होगा, 1 एक्स 1 वाई क्रोमोजोम है तो वो मेल होगा। लेकिन ड्रोसोफिला में या कुछ दूसरे ऑर्गेनिजम्स में नंबर ऑफ जीन्स तय करते हैं, नंबर ऑफ एक्स क्रोमोजोम्स तय करते हैं कि वो मेल होगा कि फीमेल होगा। इसी तरीके से बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जहाँ पे कि इन्वायरमेंट डिसाइड करता है
एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे केवल मेल पैदा होंगे या फीमेल पैदा होंगे, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे केवल दूसरा सेक्स। तो एक टेम्परेचर डिसाइडिंग फैक्टर है। दूसरा क्राउड भी बहुत कुछ तय करता है। जैसे पॉन्ड में यदि फीमेल फिशेस की ज़्यादा संख्या होने लगी तो फिर रिप्रोडक्शन में मेल प्रोड्यूस होने लगेंगे, और मेल की ज़्यादा होने लगी तो क्राउड, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, फोटो पीरियड, बहुत सारी चीज़ें हैं। या प्रेजेंस ऑफ मेल ऑर्गेनिज्म इंड्यूस करेगा कि फीमेल प्रोड्यूस हो, और फीमेल का प्रेजेंस इंड्यूस करेगा कि मेल। ये डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट मैकेनिज्म्स हैं सेक्स डिटर्मिनेशन के, लिंग निर्धारण के। फिर सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स एंड डोजेस कंपनसेशन। सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स उनको कहते हैं जैसे मेल में कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जो फीमेल में नहीं हो सकते। जैसे कान पे बहुत लोगों के आप देखे होंगे कि बाल होते हैं, हेयर्स होते हैं, तो ये केवल मेल में होता है। किसी फीमेल में आप नहीं ऑब्जर्व करेंगे कि उसके कान में हेयर्स हो। इस कैरेक्टर को हम बोलते हैं हाइपरट्रिकोसिस, और ये वाई क्रोमोसोम की वजह से होता है। इसी तरीके से बहुत सारे कैरेक्टर्स फीमेल में होते हैं जो मेल में नहीं हो सकते, और ये सारी चीज़ें सेक्स डायमॉर्फिज्म में हेल्प करते हैं। मीन्स जो मेल और फीमेल अलग अलग दिखते हैं उसके पीछे। डोजेस कंपनसेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इंटरेस्टिंग है। डोजेस कंपनसेशन उसको कहते हैं जैसे फीमेल में 2 एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, 2 एक्स क्रोमोसोम्स आर देयर इन फीमेल, और मेल में एक एक्स होता है और एक वाई क्रोमोसोम होता है। फीमेल में 2 एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, 2 एक्स क्रोमोसोम्स आर देयर, जबकि मेल में एक एक्स क्रोमोसोम होता है और एक वाई क्रोमोसोम होता है, एक्स और वाई। अब यदि यहाँ पे 2 एक्स क्रोमोसोम्स हैं तो ये ज़्यादा प्रोटीन प्रोड्यूस करेगा, और मेल में केवल एक एक्स क्रोमोसोम है तो ये कम प्रोटीन पैदा करेगा। तो ये गड़बड़ हो जाएगी। यहाँ पे एक में ज़्यादा अमाउंट होगा, एक में कम अमाउंट होगा। इस गड़बड़ को रोकने के लिए कि दोनों में बराबर ही प्रोडक्शन हो किसी भी चीज़ का, मेल और फीमेल में, और होता भी है, उस मैकेनिज्म को हम बोलते हैं डोजेस कंपनसेशन। नेक्स्ट यूनिट है 6th यूनिट, यूनिट 6। ये यूनिट 6 भी 8 पीरियड्स के होंगे, 8 लेक्चर हो सकते हैं यूनिट 6 में, और इसका मेन टॉपिक है एक्सटेंशन ऑफ मेंडलिज्म, जीन्स एंड एनवायरनमेंट। एक्सटेंशन ऑफ मेंडलिज्म मींस जो बेसिक आइडिया आपने मेंडल्स के बारे में अभी गेन किया है, अब उसको दूसरी जगह कहाँ कहाँ और कैसे अप्लाई हो सकता है, उसको हम बोलते हैं एक्सटेंशन ऑफ मेंडलिज्म। और इसमें पढ़ना है आपको मल्टीपल एलील्स। मींस नॉर्मली तो 2 एलील होते हैं, लेकिन जब 2 से ज़्यादा एलील्स होंगे, जैसे आपके ब्लड ग्रुप्स में 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप्स होते हैं और इसके लिए 3 एलील्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मल्टीपल एलील्स। जीन इंटरेक्शन मींस 2 जीन्स जब इंटरेक्ट करेंगे तो उनका टोटल इफेक्ट क्या आएगा। जैसे कोई आप दवा खाते हैं तो डॉक्टर ने आपको 3-4 दवाएं लिख दी और आपने पेट में एक साथ उसे खा लिया। जब ये सारे केमिकल्स एक साथ पेट में जा कर के मिलेंगे तो इसका टोटल इम्पैक्ट क्या होगा, वो कितना हार्मफुल हो सकता है, कितना फ़ायदेमंद हो सकता है, वो तो जब मॉलिक्यूल्स मिलेंगे तब तय होगा। उसी प्रकार से जीन्स में भी एक जीन अपना कोई इम्पैक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, दूसरा जीन कोई दूसरा इम्पैक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन जब ये जीन्स आपस में एक साथ मिलेंगे, उनके प्रोटीन्स मिलेंगे, तो वो किस प्रकार का इम्पैक्ट क्रिएट करेगा, उसको हम जीन इंट्रैक्शन के टॉपिक के अंतर्गत पढ़ते हैं। काफ़ी डिटेल टॉपिक है, इसके बारे में आप जानेंगे। इंटरेक्शन बिटवीन सेक्स एंड हेरिडिटी, इसमें आपको पढ़ना है सेक्स इन्फ्लुएंस्ड कैरेक्टर्स एंड सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर्स।
सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर्स तो उनको कहते हैं जो या तो केवल फीमेल में हो या केवल मेल में हो। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया हाइपरट्रिकोसिस, कान पे हेयर्स, ये केवल मेल में मिलेंगे। लेकिन सेक्स इन्फ्लुएंस्ड कैरेक्टर्स भी होते हैं। सेक्स इन्फ्लुएंस मीन्स यदि वो मेल में है तो किसी प्रकार से अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, और फीमेल में है तो किसी दूसरे प्रकार से एक्सप्रेस करेगा। जैसे इसका एक एग्जाम्पल बहुत अच्छा है, बाल्डनेस, जो सर पे बाल गायब हो जाते हैं उसको हम बोलते हैं बाल्डनेस। तो मेल में, पुरुषों में तो आप देखेंगे कि कंप्लीट हेयर लॉस हो गया, पूरी तरीके से उसके बाल गायब हो गए, जिसको आप कई नाम से टकला या जो भी कह लें उस नाम से पुकारते हैं। लेकिन कभी भी फीमेल में आप कंप्लीट हेयर लॉस नहीं देखेंगे। कोई फीमेल ऐसी नहीं देखेंगे कि वो पूरी तरीके से हेयर के बिना हो। बाल्डनेस, कंप्लीट बाल्ड फीमेल नहीं दिखाई देगी। तो जीन्स दोनों में सेम है, लेकिन एक में कंप्लीट बाल्डनेस, पूरी तरीके से हेयर्स गायब हो जा रहे हैं, दूसरे में कुछ गायब होंगे, सारे नहीं गायब होंगे। ऐसी स्थिति में हम बोलते हैं सेक्स इन्फ्लुएंस्ड कैरेक्टर्स। ओके, नाउ द नेक्स्ट यूनिट इज सेवन्थ यूनिट, और यह भी 8 लेक्चर्स में कंप्लीट होंगे, 8 आवर्स में। और इसमें आपको मेनली पढ़ना है, 6th यूनिट में थोड़ा सा कुछ रह गया। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस मीन्स न्यूक्लियस में जो क्रोमोसोम्स हैं उनका तो इनहेरिटेंस पैटर्न आपने मेंडल के थ्रू पढ़ लिया, लेकिन साइटोप्लाज्म में भी कुछ जेनेटिक मटेरियल होता है। जैसे क्लोरोप्लास्ट में, माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए प्रेजेंट होते हैं, तो इनका इफेक्ट क्या होता है दूसरे पीढ़ी पर। देन जीनोमिक इम्प्रिंटिंग, जीनोमिक इम्प्रिंटिंग मीन्स कि जब डीएनए किसी जनरेशन में तो अपने आप को एक्सप्रेस करता है, किसी दूसरी जनरेशन में एक्सप्रेस नहीं करता है, या दूसरे भाई बहन में वो एक्सप्रेस नहीं करता। तो ये जो डिफरेंस आता है ये कैसे होता है? मिथाइलेशन के द्वारा ये जीनोमिक इम्प्रिंटिंग काम करता है। एंटीसिपेशन, एंटीसिपेशन मीन्स जो आने वाली पीढ़ियां हैं, जो आने वाला ऑफस्प्रिंग है, जो बच्चा है पैदा होने वाला है, उसके कैरेक्टर्स क्या होंगे, उनको कैसे एंटीसिपेट करेंगे। तो जेनेटिक्स पढ़ने के बाद और जीनोमिक इम्प्रिंटिंग समझने के बाद हम एंटीसिपेट कर सकते हैं कि जो आने वाला ऑफस्प्रिंग है उसमें क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं। जैसे वो बहुत विद्वान होगा या किसी और डायरेक्शन में मूव करेगा, नहीं पढ़े लिखेगा, मेहनती होगा, ये सारे कैरेक्टर्स हम प्रयास कर रहे हैं कि एंटीसिपेट कर पाएँ। इंटरेक्शन बिटवीन जीन्स एंड इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स ऑन जीन एक्सप्रेशन। जैसे 2 भाई बहन हैं, एक अमेरिका चला गया, एक इंडिया रह गया, तो आप पाएंगे कि जो अमेरिका में यदि उसका खाना पीना एनवायरनमेंट अच्छा है तो उसका बॉडी ग्रोथ किसी प्रकार का होगा, और इंडिया में यदि गरीब परिवार में है, पल रहा है वो दूसरा भाई, तो चूँकि उसको भोजन नहीं मिलेगा और यहाँ के एनवायरनमेंट के बारे में तो हम सबको पता है, तो उसके सारे इफ़ेक्ट्स इसमें अलग प्रकार से एक्सप्रेस होंगे, उसमें अलग प्रकार से एक्सप्रेस होंगे, जबकि जीन्स दोनों में सेम है। तो एनवायरनमेंट का क्या इम्पैक्ट आता है। इनहेरिटेंस ऑफ कॉन्टिन्यूअस कैरेक्टरिस्टिक्स, कॉन्टिन्यूअस कैरेक्टरिस्टिक्स हम उनको बोलते हैं, जैसे लेंथ है, हमारी लेंथ है, तो एक ही घर में अलग अलग लेंथ के भाई बहन होते हैं, तो ये कॉन्टिन्यूअस कैरेक्टर है। कोई एग्जैक्टली 2 डिफरेंस नहीं आएगा कि या तो वो नाटा होगा या तो वो लंबा होगा। जैसे मेंडल के प्लांट में था कि या तो वो शॉर्ट था या तो वो लॉन्ग था, बीच वाला नहीं था कि शॉर्ट और लॉन्ग के बीच कोई दूसरा प्लांट नहीं था, तो वहाँ पे तो एग्जैक्टली डिफरेंस था दोनों में। देन कॉन्टिन्यूअस कैरेक्टर्स में थोड़ा थोड़ा वेरिएशंस आता है, जिसकी वजह से एग्जैक्टली आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि ये वाली अलग जीन है और ये वाली अलग जीन है। अब हम 7th यूनिट पे आते हैं, जो कि 8 घंटे में पूरा होना है। ह्यूमन कैरियोटाइप, ह्यूमन कैरियोटाइप मीन्स जो हमारे अंदर 46 क्रोमोजोम्स हैं उनके अरेंजमेंट को, क्योंकि ये सारे क्रोमोजोम्स अलग अलग साइज़ के हैं, अलग अलग जगह इनका सेंट्रोमियर प्रेजेंट है, और सबका शेप भी डिफरेंस है, सब में जीन जेनेटिक कंपोजिशन पे अलग है, तो उसके अरेंजमेंट को, सारे 46 क्रोमोसोम्स के अरेंजमेंट को हम बोलते हैं कैरियोटाइप, और उनकी स्टडी से हम ये पता लगा सकते हैं कि क्या
किसी जो जिस इंडिविजुअल में वो क्रोमोजोम्स हैं उसमें कोई डिजीज जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है। क्रोमोजोम एनामोलीज में स्ट्रक्चरल और न्यूमेरिकल एब्रेशंस के बारे में आपको पढ़ना है। मींस यदि क्रोमोजोम में कुछ चेंजेज आए कैरियोटाइप के थ्रू आपने पता किया तो निश्चित रूप से कोई जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी प्रोड्यूस करेगा। न्यूमेरिकल जैसे आपको पता है कहीं पे 45 क्रोमोजोम्स भी हो सकते हैं, कहीं पे 47 भी हो सकते हैं, जैसे क्लेनफेल्टर सिंड्रोम है, डाउन सिंड्रोम है, तो टर्नर सिंड्रोम है, ढेर सारे सिंड्रोम्स हैं जिसके आप इसमें पढ़ेंगे। पेडिग्री एनालिसिस, पेडिग्री एनालिसिस मीन्स पीढ़ी दर पीढ़ी जो चार्ट बनता है, जैसे एक फीमेल है और एक मेल है, दोनों के बीच मैरिज हुई, उसके कुछ बच्चे बने, कुछ फीमेल्स पैदा हुए, कुछ मेल्स पैदा हुए, फिर इनसे कुछ बच्चे पैदा हुए। इस पूरी पीढ़ी दर पीढ़ी चार्ट को हम बोलते हैं पेडिग्री एनालिसिस। पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस, पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस में आपको पढ़ना है ऑटोसोमल डोमिनेंट, मीन्स वो जीन्स जो कि ऑटोजोम्स पर प्रेजेंट हैं, मीन्स सेक्स क्रोमोजोम्स पर नहीं प्रेजेंट हैं, उसमें कुछ डोमिनेंट कैरेक्टर होगा। ऑटोसोमल रेसेसिव, कुछ रेसेसिव कैरेक्टर होगा। कुछ एक्स लिंक, मीन्स एक्स पे जो क्रोमोजोम्स जीन्स प्रेजेंट है उसको हम एक्स लिंक्ड जीन्स बोलते हैं। कुछ एक्स, इसमें से कुछ रेसेसिव होंगे और कुछ डोमिनेंट होंगे। 8th यूनिट में अब हम आते हैं। ये 8th यूनिट भी 8 लेक्चर्स के होंगे और इनमें आपको इन्फेक्शियस डिजीजेस के बारे में, वो डिजीजेज जो इन्फेक्शन की वजह से होते हैं, मीन्स किसी ऑर्गेनिज्म के एंट्री की वजह से होते हैं, उसको हम बोलते हैं इन्फेक्शियस डिजीजेज, उनके बारे में पढ़ना है। इसके मेन हेडिंग्स हैं इंट्रोडक्शन टू पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स। पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स मीन्स जो आपको डिजीज़ काज कर सकें। इसमें वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड वर्म्स के बारे में पढ़ना है। इनका स्ट्रक्चर पढ़ना है, इनके टाइप्स पढ़ना है, ये कौन कौन सी डिजीज़ काज कर सकते हैं। जैसे अभी वायरल डिजीज़ आपने कोविड के दौरान देखा कि कितना बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई थी कि पूरा ह्यूमन लाइफ ही डेंजर पे आ गया था पूरे वर्ल्ड की। बैक्टीरिया, ऐसे बैक्टीरिया बहुत सारी डिजीजेस काज करते हैं, जैसे कॉलरा हुआ या टीबी हुई। फंजाई, फंगल, आजकल इस मौसम में पर्टिकुलरली फंगल इन्फेक्शंस बहुत ही कॉमन हो जाते हैं। फिर प्रोटोजोन डिजीजेज, जैसे आपका मलेरिया है, दिस इज़ ए प्रोटोजोन डिजीज। एमोबाइसिस है, एमोबा की वजह से होता है। फिर आपको पढ़ना है इसमें वर्म्स मीन्स हेलमिन्थ्स से जो डिजीजेज पैदा होती हैं, वो चाहे किसी भी हेलमिन्थ ऑर्गेनिज्म से हो जाए, उनको हम वर्म में इंक्लूड करते हैं। स्ट्रक्चर, लाइफ साइकिल, पैथोजेनिसिटी इंक्लूडिंग डिजीजेज, कॉज, सिम्टम्स एंड कंट्रोल ऑफ कॉमन पैरासाइट्स, ट्रिपैनोसोमा, जियार्डिया, वाउचरेरिया, इनके बारे में स्पेसिफिकली आपको पढ़ना है। तो ये आपका टोटल जूलॉजी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर का कोर्स है जिसको आपको कंप्लीटली पढ़ना है। तो आज तो हम लोगों ने सिलेबस डिस्कस किया है, आगे धीरे धीरे मैं डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में अलग अलग डिस्कस करूँगा। और यदि आप यूट्यूब पे मेरे मेंशन कर सकते हैं कि आपको पर्टिकुलरली इन टॉपिक्स पे आपको वीडियो चाहिए, तो पहले उनको पूरा करूँगा, उसके बाद जो दूसरे मैं सोचूंगा कि आपके लिए महत्वपूर्ण है उसके बारे में तय करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।